हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एपेक्स लर्नर्स पर। हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं वो है आपका है ना संपूर्ण एनसीईआरटी मैथ सीरीज। ठीक है, यही आपका आज से शुरू होने वाला है। ठीक है ना। तो इसमें हम लोग आज जो है वास्तविक संख्या जिसको रियल नंबर कहते हैं, एक्सरसाइज 1.1। ठीक है ना। और इस सीरीज का नाम है आपका जीरो टू हीरो मैथ। ठीक है, मतलब कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता है या आप कुछ नहीं पढ़े हैं 10th का मैथ, है ना, तो इतना तो उम्मीद से कह सकता हूँ कि अगर इस सीरीज को आप कंटिन्यू लगातार देखते हैं तो आपको मैथ से टेंशन ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो शुरू करते हैं हम लोग। देख लेते हैं सबसे पहला स्लाइड में। और जिस बुक को पढ़ने वाले हैं ये ही बुक है आपका, है ना। इस बुक का जो नाम है आपका क्लास 10th, है ना, गणित की ये पुस्तक है आपका। ठीक है ना। ये एनसीईआरटी बुक है, ये एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी बुक है ना। ये बुक आपके पास तो ज़रूर ही होना चाहिए, क्योंकि इसी बुक के क्वेश्चन को हम लोग क्या करने वाले हैं, सोल्व करने वाले हैं। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो मार्केट से जाकर के ये बुक को मंगा लीजिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं हम लोग अपना जो पार्ट है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले दिया गया आपका इंट्रोडक्शन, है ना। सबसे पहले क्या लेंगे हम लोग, इनका इंट्रोडक्शन लेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन, परिचय। कहा गया यहाँ पर कि इस अध्याय में हम रियल नंबर, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में वास्तविक संख्याएं कहते हैं, को गहराई से अध्ययन करेंगे। एवं इस चैप्टर के मुख्य रूप से, जो चैप्टर है ना, मुख्य रूप से इसको 4 महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे पहला जो आपका है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, है ना, जिसको आप यूक्लिड विभाजन लेमा कहते हैं। और जो आपका दूसरा आपका अंक गणित का मौलिक प्रमेय। ठीक है, और तीसरा है आपका एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशन पढ़ेंगे। और चौथा पढ़ेंगे दशमलव प्रसार, जिसको आप बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन, है ना। इसमें पढ़ेंगे शांत दशमलव और अशांत दशमलव। ठीक है, तो आज जो हम लोग है ना, ये जो आपका टॉपिक है वास्तविक संख्या, है ना, इसका हम लोग सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ लेंगे। उसके बाद आराम से हम लोग जो है ना इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। जितने भी बुक में एक्सरसाइज में क्वेश्चन होगा, जैसे एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2, ऐसे करके उसमें जितने सारे प्रश्न होंगे सबको सोल्व करते चलेंगे। और कुछ प्रश्न आपके लिए भी छोड़ा जाएगा, ताकि आप भी, है ना, घर पर कुछ प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, सबसे पहले यहाँ पर देखना है वास्तविक संख्या कहते किसे हैं, है ना। या यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लगा है कि वास्तविक संख्याएं क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसका परिभाषा देखेंगे, है ना। वास्तविक संख्या का क्या देखेंगे, परिभाषा देखेंगे, डेफिनेशन। ठीक, तो वास्तविक संख्या का डेफिनेशन होता है परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के योग को, ठीक है, क्या कहेंगे हम लोग, वास्तविक संख्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे। मतलब अगर यहाँ से एक फार्मूला निकाल ले तो बन जाएगा परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या हो जाएगा। ठीक है, इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। परिमेय संख्याएं एवं अपरिमेय संख्याएं, है ना, परिमेय संख्याएं एवं अपरिमेय संख्याएं के योग को क्या कहेंगे हम लोग, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, मतलब कि वास्तविक संख्या जो बना है कैसे बना है, तो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के मिलने से, मतलब इसके समूह को जब हम लोग परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे, तो इससे जितनी भी सारी संख्या बनेगी वो क्या कहलाएगी, आपका वास्तविक संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं, है ना, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या जो है आपका, जिसको आप क्या कहे, रियल नंबर, क्या कहे इसको, रियल नंबर कहे। ठीक है ना। ये किससे मिलकर के बना है, तो ये 2 संख्याओं से मिलकर के बना है। पहला जो संख्या हो जाएगा आपका, इसको बोलेंगे, है ना, परिमेय संख्या। पहले संख्या को क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रेशनल नंबर। और एक संख्या आपसे मिलकर के बनाइए, इसको क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। इसको क्या कहा जाएगा, इररेशनल
इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर इसको इंग्लिश में कहेंगे, ठीक है ना। तो ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के ग्रुप को ही क्या कहा जाता है, आपका वास्तविक संख्या कहते हैं। और यही जो है आपका चैप्टर जो 1.1 है 1.2 इसमें क्या करना आपको पढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ पर है ना परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को देख लेते हैं सबसे पहले। अभी यहाँ पर परिमेय संख्या को इंग्लिश में हम क्या बोले थे, परिमेय संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोले थे रेशनल नंबर। क्या बोले थे इसको, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर बोले थे। परिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या होगा, इसका डिफिनेशन होगा है ना, वे संख्या है जिसे हम p बटा क्यू के रूप में क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, और जहां q इज नॉट इक्वल टू जीरो, q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर वे संख्याएं, वे संख्याएं, वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा क्यू के रूप में, p बटा क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, जहां q इज नॉट इक्वल टू जीरो, q इज नॉट इक्वल टू जीरो हो। कैसी संख्याएं कहलाएगी, ये परिमेय संख्याएं कहलाती है, ठीक है। कैसी संख्याएं कहलाती है, ये परिमेय संख्याएं कहलाती है, ठीक है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे परिमेय संख्या में क्या होगा, जैसे है ना 5/7 है ना, कैसी संख्या, ये परिमेय संख्या है। 22/7 कैसी संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, है ना। जैसे -2/3 परिमेय संख्या है, या कोई प्रॉपर मतलब कि है नीचे में कुछ नहीं तो उसका क्या होता है 1 होता है, जैसे 7 -5 है ना, ये सब भी सब आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। और परिमेय संख्या कौन होता है, जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाए, जैसे आपका √25 का क्या हो जाता है, अगर यहाँ पर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, √25, तो √25 का क्या होता है वर्गमूल 5। तो कैसी संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा, क्योंकि 5 पूरा संख्या है और इसके नीचे कुछ नहीं, तो क्या होता है आपका 1 होता है। तो 5 बटा क्या हो गया 1, और 1 जो है 0 के बराबर नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि जिसका पूरा वर्गमूल निकलता है वैसी संख्याएं भी क्या होती है, आपका परिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो जिसे हम क्या कर सकते हैं, p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। और इसको जरूर ध्यान में रखना है, जहां q बराबर नहीं जीरो, q जीरो के बराबर नहीं हो, वैसी संख्या को क्या कहा जाएगा, परिमेय संख्या कहा जाएगा। आगे जो दिया गया आपका अपरिमेय संख्या, इंग्लिश में कहते हैं इसको इररेशनल है ना। ये जो है ना आपका यहाँ पर देख लीजिए, ये जो आपका अपरिमेय संख्या है इसको क्या कहते हैं, इररेशनल नंबर कहते हैं, इररेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, इसका डिफिनेशन हो जाएगा कि वे संख्याएं जिसे p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, है ना, या वैसी संख्याएं, या वे संख्याएं, ठीक है, जिसे p बटा क्यू के रूप में, है ना, वे संख्याएं जिसे p बटा क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, व्यक्त नहीं किया जा सकता है ना। तो वे संख्याएं जिसे p बटा क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, कैसी संख्याएं कहलाती है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। कैसी संख्याएं कहलाएगी, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। अब जो है ना इसका हम लोग जैसे में देख लेते हैं, जैसे में है ना, क्या आएगा इसमें, जैसे √2, ठीक है, √2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका √5 हो जाएगा, √7 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, या आप जो इससे लिखते हैं 5 + √3 है ना, √2 प्लस क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, ठीक है। फिर आप लिखेंगे 3 + 2 √5। इस तरह की जितनी सारी क्या है संख्याएं हैं, और इसमें एक और कौन आ जाता है, पाई आ जाता है ना। तो सब जितनी सारी संख्याएं हैं सब की सब कैसी संख्याएं हैं, ये सब के सब आपका अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। तो इन्हीं सब संख्याओं को जब आपस में मिला देंगे ना, है ना, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को आपस में मिला दीजिएगा तो कौन सी संख्या बनेगा, तो वो बनेगा आपका वास्तविक संख्या बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वास्तविक संख्या क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए दिया गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय,
या आप इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय भी कर सकते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा, है ना, यूक्लिड डिवीजन लेमा, है ना, इसको कहेंगे। और ध्यान रखना आपको यही इस चैप्टर में आपके लिए क्या है, जो एक्सरसाइज 1.1 है ना, इसी लेमा का क्या होगा, प्रयोग होगा, जो यूक्लिड द्वारा क्या किया गया है, दिया गया है, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेय में कहा जाता है कि यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक है ना, यहाँ पर ध्यान देना, यदि a और b क्या है, a और b दो धनात्मक पूर्णांक है और जो a जो है ना बड़ा है किससे, b से, a ग्रेटर देन b, यहाँ पर देख लीजिए a ग्रेटर देन b, तो हमेशा ऐसा लिखा जा सकता है, कैसा लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर लिखेंगे, है ना। यहाँ पर a क्या है, ये जो है ना, जैसे आप पहले पढ़े होंगे बचपन में, आपको याद होगा कि एक फार्मूला भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, है ना, प्लस क्या होता है, शेषफल होता है ना, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। जैसे यहाँ पर कोई संख्या है ना, और यहाँ पर है ना 8 है, मतलब कि 8 है, इसको हमको 3 से क्या करना है, डिवाइड करना है, तो हम 2 टाइम्स में लगाएंगे इसको, मतलब 2 बार में लगाएंगे 8 को जब 3 से करेंगे तो 3 दूना क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना, 8 में 6 जाएगा तो क्या आएगा आपका, 2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो संख्या होता है ना, यहाँ पर जो आपका संख्या होता है, यहाँ पर जो संख्या होता है, इसी संख्या को, यहाँ पर जो संख्या होता है इसको बोलते हैं भाज, यहाँ पर जो ये संख्या इसको क्या कहा जाता है, भाजक, ठीक है। जितना बार में हम लगाए, यहाँ पर जो निकल गया इसको क्या कहेंगे, भागफल कहेंगे, और यहाँ पर जो बचा आपका रिमाइंडर, ये क्या होता है आपका, शेषफल होता है, ये क्या होता है आपका, शेषफल होता है, ठीक है। मतलब कि ये 3 से इसको भाग लगा रहे थे, किसको, 8 को, तो 3 भाजक हो गया और ये क्या हो गया, भाज हो गया, है ना। भाग देने के बाद जो आया उसको भागफल कहेंगे और जो बचा उसको क्या कहेंगे हम लोग, शेषफल कहेंगे। तो ये जो a बराबर बी क्यू प्लस जो r लिखा गया है ना, a बराबर बी क्यू प्लस जो r लिखे हैं, है ना, एक्चुअली में ये है क्या, तो ये भाज्य बराबर, है ना, भाजक गुने भागफल प्लस क्या होता है आपका, शेषफल होता है, इसी का ये क्या है आपका रूप है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय में कहा जाता है कि a और b आपका क्या है, 2 धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन यहाँ पर एक शर्त रखा गया कि a बड़ा होना चाहिए b से, मतलब कि एक संख्या जो a मानेंगे वो क्या होगा, बड़ा होगा किसे, b से, है ना। तब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसको पढ़ेंगे क्या, तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर एक और कंडीशन रखा गया है कि इसमें जो आपका रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर मतलब शेषफल जो होता है, आर का मतलब क्या होगा, रिमाइंडर, रिमाइंडर का मतलब क्या होगा, शेषफल, है ना। यहाँ पर जो इस तरह से आपको लिख करके दिया गया ना, थोड़ा सा कलर चेंज करके हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं, जैसे वो लिखा गया है कि आर, तो ये जो आर है, आर जो होगा 0 से बराबर होगा, 0 के क्या होगा, मतलब कि रिमाइंडर शेषफल कभी कभी जब पूरा पूरा कट जाएगा तो क्या आएगा, 0 आएगा, या नहीं तो क्या होगा कि आर जो है 0 से कभी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जैसे शेषफल बचेगा तो 1 बचेगा, है ना, 1 से तो कम बच सकता नहीं शेषफल, है ना, तो 1 जो है 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर शर्त है और भी दिया गया है, इधर b लिखा गया, तो b को क्या मानते हैं हम लोग, b को क्या माने, यहाँ पर देखो b को क्या हो जाएगा, भाजक, और q क्या हो गया, भागफल, और है ना r क्या हो गया, r हो गया आपका शेषफल, और a क्या हो गया आपका, भाज हो गया, है ना। तो यहाँ पर जो आपका b है, b को क्या बोलते हैं हम लोग, भाजक बोलते हैं। तो जो शेषफल होता है, आर मतलब रिमाइंडर, शेषफल जो है 0 से बराबर या 0 से क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लेकिन भाजक से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग, इसको पढ़ेंगे कि जो शेषफल है, रिमाइंडर, शेषफल जो है, इसको हम आर से क्या किए, सूचित किए। आर का जो मतलब होता है, यहाँ पर देख लीजिए लिखा गया, आर का मतलब शेष होता है, शेष को क्या बोलते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। शेषफल जो है, शेषफल है ना, शून्य, शेषफल शून्य मतलब 0 के बराबर, शेषफल जो है ना, जो शेषफल होगा आपका r जो होगा वो 0 मतलब 0 के बराबर या 0 के बराबर या, ठीक है, या, है ना, या क्या होता है आपका 0 के बराबर या 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, या 0 से बड़ा होता है, लेकिन भाजक से क्या होता है, लेकिन भाजक से छोटा होता है, लेकिन भाजक से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो यही है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अगर आपसे कोई यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में पूछता है तो आप उसको बता दीजिएगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय में है ना 2 धनात्मक पूर्णांक लिया जाता है, a और b लिया जाता है, और a जो होगा वो b से क्या होगा, बड़ा होगा,
है ना, तब जो आपका जो फार्मूला निकल के आएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और ये जो ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो है ना, ये एक्चुअली में है क्या, तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल धन शेषफल, है ना, यही है। ठीक है, और जहां पर आपको जो यहाँ पर एक कंडीशन जो रखा गया था, वो कंडीशन था आपका रिमाइंडर का, शेषफल का कंडीशन था। तो शेषफल क्या होता है, तो शेषफल या तो 0 के बराबर होगा या 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन शेषफल भाजक से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। इस बात को आपको यहाँ पर इतना ध्यान रख लीजिएगा। बाकी ये सब लिखा गया पर बी भाजक डिवाइजर है ना, क्यू भागफल है, आर शेषफल है। उपयोग, हाँ सबसे जो जरूरी है ये आपका जो है ना, MCQ टाइप में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो HCF को आप क्या बोल सकते हैं, महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। तो मासा निकालने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, तो मासा निकालने के लिए भी हम लोग HCF का प्रयोग करते HCF का बोलते हैं, मासा निकालने के लिए, HCF निकालने के लिए भी हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रमेयिका का प्रयोग करके हम लोग एक्सरसाइज 1.1 में जितना भी HCF वाला क्वेश्चन होगा उसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए आगे दिया गया है यूक्लिड एल्गोरिथम जो है ना, इसका उपयोग कैसे करेंगे, इसके उपयोग करने के कुछ है ना, मतलब कि HCF निकालने की विधि है, इसी का प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। इसके कुछ स्टेप्स दिया गया है ना, कुछ चरण है इनका। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में देख लो, फर्स्ट स्टेप में कहा गया है कि बड़ी संख्या को छोटी से क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। फिर क्या होगा, सेकेंड स्टेप में क्या कहा गया, सेकेंड स्टेप में कहा गया कि रिमाइंडर को डिवाइजर बनाओ। ठीक है, और थर्ड स्टेप में क्या कहा गया, थर्ड स्टेप में कहा गया कि रिपीट करो जब तक रिमाइंडर क्या हो जाए, रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं हो जाए। मतलब कि जो R है ना बराबर 0 तब तक नहीं होगा, तब तक नहीं होगा जब तक हम इसको क्या करते जाएंगे, इस कड़ी को आगे रिपीट करते जाएंगे। और जो अंतिम डिवाइजर निकल के आएगा उसी को आपको क्या मानना है, HCF मानना है। ठीक है ना, तो ये आपका 2-3 इसका क्या स्टेप है, इसी को फॉलो करके हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलो एक उदाहरण ले लेते हैं हम लोग, है ना, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं उसको। इसके ये जो यहाँ पर स्टेप बताया गया है ना, इसी स्टेप के सहारे हम उसको क्या करने वाले हैं, सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, और एक बात ध्यान देना, कल का जो वीडियो था फिजिक्स का न्यूमेरिकल वाला, उसमें रेड कलर थोड़ा जो है ना नहीं दिख रहा है, तो क्या कृपया करके आप 480 है ना 720 ऐसे करके वीडियो क्वालिटी है ना, जो वीडियो क्वालिटी है उसको आप बढ़ा करके देखिएगा तो एकदम अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, उदाहरण जो है आपका है ना, क्वेश्चन ले लेते हैं। 135 एवं 225 का मासा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेयिका एल्गोरिथम है ना, या प्रमेयिका भी यहाँ पर लिख सकते हैं, या प्रमेयिका एल्गोरिथम या प्रमेयिका 135 एवं 225 का मासा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेयिका का प्रयोग कर निकालें। ठीक है, निकालते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हमको क्या दिया गया था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में या प्रमेयिका में बताया गया था कि 2 धनात्मक पूर्णांक लेना है, A और B लेना है, और दोनों में से जो बड़ा होगा उसको क्या करना है, A मानना है ना। तो माना कि, यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं, एक ही कलर से लिखना ठीक नहीं है। यहाँ पर देखो लिख लेंगे माना कि ठीक है, माना कि A बराबर क्या हो जाएगा आपका, A बराबर हो जाएगा जो बड़ी संख्या दोनों में से, 135 है, यहाँ पर क्या है 225 है, तो जो बड़ी होगी उसी को A मानना है। तो A बराबर क्या हो जाएगा 225। ठीक है, फिर B बराबर देख लीजिए, B बराबर क्या हो जाएगा आपका 135। अब यहाँ पर देख लो है ना, B बराबर हो जाएगा आपका 135। ठीक, 135। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान देना है कि यहाँ जो है ना आपका, यहाँ जो है A है ग्रेटर देन B है ना, यहाँ पर A क्या है, मतलब A जो है ना आपका B से क्या है, बड़ा है, B से बड़ा है। तब क्या करेंगे, तब है ना यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या, तो A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस क्या है, R है। ठीक है, और क्या है,
और क्या बताए थे, आर जो होगा रिमाइंडर जो होगा या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन भाजक से क्या होगा, ये छोटा होगा। अब जो है ना ये 135 को 225 से मासा निकालो और फिर उसी को स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, सजा करके लिख देंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं उसका, यहाँ पर देखो निकाल लेते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज करके, इस स्टेप्स वगैरह को हम लोग इरेज कर लेते हैं और इसको इरेज करके क्या करते हैं, निकाल लेंगे। यहाँ पर यहीं पर निकाल लेते हैं। जैसे एक आपका क्या है 135 है ना, यहीं पर देख लो, एक आपका क्या है 135 है और एक क्या आपका 225 है। ठीक है, इसको माने भाजक है ना, ये बी है, ये क्या है आपका बी है, बी है ना, बी का मतलब क्या होता है, भाजक होता है, और ए क्या होता है आपका भाज होता है। यहाँ पर जो निकल के आएगा आर हो जाएगा, यहाँ पर जो निकल के आएगा आर हो जाएगा, नीचे जो आएगा वो क्या होगा, क्यू होगा। ठीक है, तो आपको ये सब जो बात है ना आपको पहले ही हम क्या किए थे, बता दिए थे। ठीक है, तो लगाओ कितना बार में लगेगा, अगर 2 बार में लगाते हैं तो ज़्यादा हो जाता है ना, क्योंकि 13 दूनी 26 हो जाएगा, यहाँ 22 ही है ना, तो एक ही बार में लगाते हैं, है ना। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर एक ही बार में लगाएंगे। ठीक है, तो 135 को एक बार में लगाएंगे तो कितना आएगा, 135 आएगा, 5 में 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 0 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो गया आपका 2 में से 3 तो जा नहीं सकता, इधर से एक हम क्या करेंगे, कैरी करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 12 में से 3 जाएगा तो 9, और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, अब तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या आया, ये है आपका भाजक इभाज, ये हो गया आपका भागफल, ये हो गया शेषफल। और क्या बोला था, जो आपका शेषफल बचेगा ना, रिमाइंडर को ही क्या बनाना है, डिवाइजर बनाना है, भाजक बनाना है, तो रिमाइंडर को ही हम क्या करते हैं, भाजक बना लेते हैं। अब लगाएंगे यहाँ पर है ना 90, 135 का जो है ना भाग करेंगे, किससे करेंगे हम लोग, 90 से करेंगे, तो करो यहाँ पर 90 दूना क्या हो जाता है, 180 हो जाता है, एक ही बार में फिर लगेगा। 90 इकाई क्या हो जाएगा, 90 तो 5 और 13 में हो जाएगा तो 4। ठीक है, फिर यहाँ पर 45 डिवाइजर बचा, आपका रिमाइंडर बचा, 45 रिमाइंडर बचा, तो रिमाइंडर को ही डिवाइजर बनाना है, मतलब रिमाइंडर ही क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा। और जब तक यहाँ पर देखो कहा था कि रिपीट करो तब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं हो जाएगा, तो अभी तो रिमाइंडर 0 नहीं आया, यहाँ पर 45 आया, तो 45 को डिवाइजर मान लेंगे। फिर ये जो यहाँ पर 90 इसको यहाँ पर लिखेंगे। अब जो ये हो जाएगा 45 दूना 90, अब रिमाइंडर कितना आ गया 0। अब ये प्रोसेस आगे नहीं जाएगा, अंतिम डिवाइजर ही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो ये है हमारा अंतिम डिवाइजर, है ना। यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है ना आपका क्या है, अंतिम डिवाइजर है, तो इसका मासा क्या हो जाएगा 45 यानी कि 45 हो जाएगा। समझ में आया। तो इस प्रक्रिया को है ना, बड़ी संख्या को छोटी से डिवाइड करो, है ना। तो बड़ी संख्या को छोटी से क्या किया, डिवाइड किए। 225 बड़ा था, 135 छोटा था, डिवाइड किए। रिमाइंडर को डिवाइजर बनाओ, है ना। जो शेषफल बचा था इसको डिवाइजर बनाए, यहाँ भी जो शेष बचा इसको डिवाइजर बनाए। रिपीट करो जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाए। तो यहाँ पर देखो 0 आ गया, तो आगे हम इस प्रोसेस को क्या करेंगे, नहीं बढ़ाएंगे। और अंतिम डिवाइजर को क्या मान लो, एचसीएफ। तो अंतिम जो डिवाइजर था इसको एचसीएफ हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। अब इसी को क्या करना है ना, यहाँ पर सजा के लिख देना है। तो ए का वैल्यू क्या था, यहाँ पर देख लो, नहीं तो यहीं पर देख लो ना। ए बराबर क्या माने, ए बराबर माने 225, है ना। 225 बराबर किससे भागा दिए से, 135 से। कितना बार में लगाए थे, एक बार में लगाए थे। रिमाइंडर क्या बचा था आपका, 90 बचा था, है ना। यहाँ पर देख लीजिए, है ना। 135 का एक बार में लगाए थे, रिमाइंडर क्या बचा था, 90 बचा था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 90 लिख दिए। फिर आगे क्या करना है, जो हमारा आपका यहाँ पर देख लो, जो आपका 135 है ना वो आगे बढ़ जाएगा, 135 आ जाएगा ए के जगह पर। और जो रिमाइंडर बचा था उसको डिवाइजर मान लेंगे, तो 135 यहाँ पर हो जाएगा, 135 यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा। और जो आपका रिमाइंडर है ना, ये जो रिमाइंडर बचा इसको अब क्या मानना है, डिवाइजर मानना है, भाजक मानना है। तो 90 अब कितना बार में लगाएंगे, एक ही बार में लगाएंगे। बचेगा यहाँ पर क्या 45। ठीक है, फिर से इस 90 को, है ना, जैसे यहाँ पर देखो 135 था तो इसको यहाँ से उठा के यहाँ लाए, तो 90 को यहाँ से उठा के क्या कर दो, यहाँ लिख लो, है ना। एक की जगह पर आ जाएगा 90। और जो आपका यहाँ पर बचा है 45 वो डिवाइजर है, तो डिवाइजर को यहाँ पर लिख लो। ठीक है, मतलब ये रिमाइंडर है तो क्या बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा। डिवाइजर नहीं है, रिमाइंडर है, और रिमाइंडर को यहाँ पर लाके डिवाइजर बना। 45 कितना बार में लगाएंगे, 2 बार में, है ना। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ पर लिखेंगे कि यह जो प्रक्रिया आगे नहीं जाएगी। ठीक है, यह प्रक्रिया ठीक है आगे नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी भाई, है ना, क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा गया था कि रिपीट करो जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाएगा। अब रिमाइंडर हमारा 0 आ गया तो प्रोसेस ही हम क्या करेंगे, अब आगे नहीं बढ़ाएंगे, है ना।
अब बोला था कि HCF क्या होगा, अब ये दोनों का HCF क्या होगा, तो HCF क्या होगा देख लीजिए। HCF बोला था अंतिम डिवाइजर ही HCF होगा, तो अंतिम डिवाइजर हमारा क्या आया, अंतिम भाजक है 45, तो 45 ही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, 45 ही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, तो यही है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसको आप अच्छी तरीके से हम इसको क्या किए समझाए हैं। अगर आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखते हैं तो आपको जरूर ये समझ में आएगा, और इसी का उपयोग करके हम लोग नेक्स्ट जो आने वाला चैप्टर है ना आपके बुक का, है ना, NCERT बुक का जो एक्सरसाइज 1.1 है, इसी के सहारे उसको हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है HCF और LCM में रिलेशन, है ना। तो HCF और LCM में कुछ क्या होता है, रिलेशन होता है, उसको क्या करते हैं हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या रिलेशन है HCF और LCM में, देखो HCF गुने LCM बराबर होता है ना, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का क्या होता है, गुणनफल। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM होता है। अब ये दो संख्या है कौन, तो दो संख्या होगा, एक को मानेंगे पहली संख्या, आप ऐसे भी पहली संख्या को ए भी मान सकते हैं, गुने क्या मान सकते हैं, दूसरी संख्या को क्या मान सकते हैं, आप बी मान सकते हैं। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर में क्या हो जाएगा, HCF गुने क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। HCF गुने क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। अब यहाँ से आपको अगर पहली संख्या निकालना है ना, पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या a बराबर, पहली संख्या क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा, तो HCF गुने क्या हो जाएगा, LCM। अब बटा में ये इधर जो दूसरी संख्या है ना, गुना में है, नीचे जाके क्या हो जाएगा आपका भाग में, बटा में दूसरी संख्या, बटा में क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा दूसरी संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग, b बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरी संख्या निकालना है ना, किसको निकालना है आपको, दूसरी संख्या निकालना है। तो दूसरी संख्या निकालना है तो दूसरी संख्या b बराबर क्या हो जाएगा, HCF गुने LCM। अब बटा में नीचे में क्या हो जाएगा, बटा में नीचे में हो जाएगा पहली संख्या, इसको क्या बोलते हैं, a बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको क्या करना है, अगर जो आपको है ना, अगर आपको HCF निकालना है तो HCF बराबर की हो जाएगा, HCF बराबर हो जाएगा, है ना, पहली संख्या जिसको a बोले, गुने दूसरी संख्या जिसको क्या बोले, b। अब बटा में क्या हो जाएगा आपका LCM हो जाएगा। अगर आपको क्या करना है, अगर आपको LCM निकालना है तो क्या हो जाएगा, पहली संख्या a गुने, है ना, दूसरी संख्या, पहली संख्या a गुने दूसरी संख्या क्या हो जाएगा आपका b हो जाएगा। अब बटा में क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, तो इतना सारा जो हम आपको फार्मूला निकाल के बताए हैं, बस एक ही सूत्र, वो सूत्र क्या आपका, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। अगर आप इसको याद कर लेते हैं, है ना, तो दो संख्या होगा कौन, तो एक पहली होगा, एक क्या होगा, दूसरी होगा, है ना। पहली को a भी मान सकते हैं शॉर्ट में, और इसको क्या कर सकते हैं, b भी मान सकते हैं। a b बराबर क्या हो जाएगा, LCM गुने क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अगर पहली संख्या निकालते हैं तो दूसरी संख्या नीचे में चला जाएगा, दूसरी संख्या निकालते हैं तो पहली संख्या नीचे में चला जाएगा। ठीक है, अगर HCF निकालते हैं तो LCM नीचे चला जाएगा, और LCM निकालते हैं तो HCF नीचे चला जाएगा। ठीक है, ये जो आपका HCF और LCM में रिलेशन था, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, है ना। आगे जो दिया गया है आपका डेसिमल एक्सपेंशन दिया गया, दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार जो होता है आपका दो तरीका का होता है, एक पहला होता है शांत जिसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, और दूसरा होता है आपका अशांत जिसको, है ना, अशांत आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं शांत होता क्या, यहाँ पर लिखा गया है P बटा Q। अगर कोई भिन्न है ना तो उसमें हर, है ना, जैसे भिन्न लिखे आप P बटा क्या लिखे Q, तो P जो है आपका क्या होता है, अंश होता है, और Q आपका क्या होता है, ये हर होता है। तो वही अगर कोई भिन्न है, यदि Q हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 के पावर n, है ना, इंटू 5 के पावर m के रूप का अगर वो हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे हम लोग कि वो कैसा दशमलव है, वो शांत दशमलव है। अगर Q का अभाज्य गुणनखंड करने पर इसके रूप का इस फॉर्म में आपको क्या होता है, प्राप्त नहीं होता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो अशांत आवर्ती है। ठीक है, अब समझने के लिए आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 2 3/8 दिया गया है, देखो इसको देख लेते हैं।
3/8 दिया गया, ठीक है। 3 तो p हो गया, 8 क्या q है, इसको तोड़ेंगे ना तो 2 के पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, 2 के पावर 3 हो जाएगा। अगर हम इसमें 5 के पावर 0 को क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं, तो किसी भी संख्या के पावर 0 का वैल्यू क्या होता है आपका 1 होता है। तो 5 के पावर 0 कुछ भी रहेगा 1 होगा उसका वैल्यू, 5 के पावर 0 है तो इसका वैल्यू क्या होगा 1। तो हम 2.2 के पावर 3 में 1 को गुना करेंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, फिर से क्या हो जाएगा आपका 8 ही हो जाएगा। तो क्या हम इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पर 2 के पावर 3 है और 5 के पावर कुछ नहीं तो 0 है, तो ये भी क्या है इस रूप में आ गया, इस रूप में आ गया तो हम बोल सकते हैं कि ये कैसा दशमलव है आपका शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है, ये शांत दशमलव क्या है प्रसार है, ठीक है। उसी तरीका से यहाँ पर देख लो 1/3 है, 2 के पावर 11 है, तो ये 11 कभी भी क्या आपको 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में प्राप्त हो सकता है, नहीं प्राप्त हो सकता है, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं, है ना। आगे जो यहाँ पर प्रश्नावली 1.1 शुरू होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग कल करेंगे, कल के वीडियो में करेंगे, है ना। तो आज आपको हम क्या पता है, आज हम आपको बताए चैप्टर 1 का ही थ्योरी है, जो वास्तविक संख्या तो इससे रिलेटेड थ्योरी बताया गया आपको, है ना। अगर हमारे द्वारा पढ़ाए गए कंटेंट आपको सही में समझ में आता है तो आप देर नहीं कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, है ना। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिखिए, है ना, कि आपको नेक्स्ट किस विषय पर वीडियो चाहिए या आप क्या पढ़ना चाहते हैं। और शेयर करना नहीं भूलिए और लाइक बटन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे हमें क्या होता है उत्साह मिलता है, ठीक है। धन्यवाद।